एक ऐसा लड़का जिसको सभी चीजें बिल्कुल स्लो मोशन में दिखाई देता है। लड़का थोड़ा सा बदमाश भी है क्योंकि वो अपने स्लो मोशन पावर से लड़कियों की उड़ती हुई स्कर्ट को देखता है। इस लड़के का नाम जांगबू होता है। इस फिल्म की शुरुआत एक सीसीटीवी फुटेज सेंटर से होती है। दरअसल ये सीसीटीवी फुटेज सेंटर शहर के सभी गली चौराहों पर लगे सीसीटीवी की निगरानी के लिए बनाया गया है, जहाँ दो लड़कियां भी काम करती है और वो दोनों ऑफिस में ही काम करने वाले एक लड़के के बारे में बात कर रही होती है। जिस लड़के के बारे में वो बात कर रही होती है वो हमेशा धूप वाला काला चश्मा पहनकर रहता है। तभी अचानक शहर की एक गली का सीसीटीवी फुटेज दिखता है जिसमें दो चोर चोरी करके भाग रहे होते हैं, जिसकी खबर तुरंत पुलिस को दी जाती है। अब पुलिस के साथ साथ सीसीटीवी सेंटर के लोग भी उस चोर को ट्रैक करने में लग जाते हैं, लेकिन चोर की भागने की स्पीड काफी तेज होती है, इसलिए वो सबकी नजरों से गायब हो जाता है। और जब पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाती है तो सारे लोग उदास हो जाते हैं। तभी ऑफिस में हमेशा चश्मा पहनकर रहने वाला लड़का कुछ ऐसा करता है जिसके बाद लोग उसके फैन बन जाते हैं। दरअसल वो लड़का पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें चोर स्लो मोशन में भाग रहा होता है और भागकर एक गली में छिपा होता है। इस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पुलिस को ये पता चल जाता है कि चोर कहाँ छुपा है, जिसके बाद पुलिस उस चोर को पकड़ लेती है। पुलिस की मदद करने वाला ये लड़का कोई और नहीं बल्कि इस फिल्म का हीरो जांगबू है, जिसके पास अपने आसपास होने वाले हर चीज को स्लो मोशन में देखने की सुपर पावर होती है। ये पावर उसकी आंखों में होती है, इसलिए वो हर समय चश्मा पहने रहता है और उसने अपने इसी सुपर पावर से चोरों को स्लो मोशन में भागते हुए देखकर उसका पता लगाया। यहाँ से यह फिल्म जांगबू के जीवन के फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ जांगबू क्लास 5 में बोंग सुमी नाम की एक लड़की के साथ पढ़ाई करता है। उसके स्कूल में एक रेस होती है जिसमें वो बोंग सुमी नाम की लड़की के साथ पार्टिसिपेट करता है। जब जांगबू उस लड़की बोंग सुमी के साथ दौड़ना शुरू करता है तो जांगबू को अचानक सब कुछ स्लो मोशन में दिखाई देने लग जाता है और ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। जब ये बात जांगबू के माता पिता को पता चलती है तो उन्हें अपने बेटे की यह सुपर पावर कोई बीमारी लगती है, इसलिए उसके माता पिता उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर जांगबू की इस पावर को देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन वो उसकी आंखों को चेक करके बताता है कि उसकी आंखों में डायनामिक विजुअल इक्विलिटी नाम की बीमारी है, जिसके कारण वो आसपास हो रहे चीजों को स्लो मोशन सीसीटीवी फुटेज की तरह देख सकता है। तभी अचानक डॉक्टर एक बॉल को जांगबू के तरफ तेजी से फेंकता है। इस बॉल की स्पीड इतनी तेज होती है कि उस बॉल की स्पीड को देखकर उसके माँ बाप भी डर जाते हैं, लेकिन जांगबू इस बॉल को आसानी से पकड़ लेता है। यह देखकर डॉक्टर और उसके माता पिता दोनों हैरान हो जाते हैं। हालांकि जांगबू को इस डायनामिक विजुअल इक्विलिटी नाम की बीमारी से कोई ज्यादा परेशानी नहीं थी, इसलिए डॉक्टर उसे एक धूप वाला काला चश्मा देते हैं और तब से जांगबू उस काले चश्मे को अपनी आंखों पर ही लगा कर रखता है। लेकिन फिर भी उसके माता पिता चाहते हैं कि जांगबू की आंखों की बीमारी ठीक हो जाए, इसलिए उसके पिता कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं। अब जांगबू अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के साथ घर में रहता है, लेकिन उसे स्लो मोशन में चीजों को दिखना एक बीमारी नहीं बल्कि एक सुपर पावर थी जो शायद ही किसी के पास होगी। हमारे फिल्म का ये कैरेक्टर थोड़ा सा बदमाश भी है क्योंकि वो अपने स्लो मोशन पावर से लड़कियों की उड़ती हुई स्कर्ट को देखता है, लेकिन एक तरफ तो जांगबू लड़कियों को देखकर मजे लेता है तो वहीं दूसरी तरफ धूप का काला चश्मा लगाने की वजह से स्कूल के लड़के उसके मजे लेते थे। उसी स्कूल में बोंग सुमी नाम की एक लड़की पढ़ती थी जो उसकी एकमात्र दोस्त थी। कुछ दिन साथ रहने के बाद जांगबू को उससे प्यार हो जाता है और वो दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, इसलिए स्कूल के लड़के उसे भी परेशान करते हैं। अब बोंग सुमी को ऐसा लगने लगता है कि वो जांगबू के साथ रहती है, इसलिए स्कूल के लड़के उसे परेशान करते हैं, इसलिए बोंग सुमी भी उससे दूर चली जाती है, जिसके बाद जांगबू बिल्कुल अकेला हो जाता है। अब वो सचमुच चाहता था कि उसकी आंखें खराब हो जाए, इसलिए वो हमेशा टीवी देखता रहता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि उल्टा उसे सुपर हीरो की मूवी देखने की आदत लग जाती है। वो फिल्म में दिखाए जाने वाले सभी एक्टर को काफी ध्यान से देखता है और उसके एक्शन सीन को करना सीख जाता है। दूसरी तरफ जांगबू के पिता अपने बेटे के इलाज के लिए जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए वो अपने छुट्टियों के दिन में भी घर नहीं आते थे। धीरे धीरे करके कई साल गुजर जाते हैं और अचानक एक दिन उसके पिता दुनिया से हमेशा के लिए चले जाते हैं। अपने पिता के मरने के बाद जांगबू के पास ऐसा कोई नहीं था जिससे वो अपनी आंखों के बारे में पूछ सके। अब उसे उस डॉक्टर की याद आती है जिसने उसके आंखों की इस बीमारी के बारे में बताया था, जिसके बाद जांगबू उस डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उसे अपना परिवार चलाने के लिए घर से बाहर निकलकर पैसे कमाने चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर जांगबू शहर के एक सीसीटीवी कंट्रोल ऑफिस में काम करने लगता है, जहाँ जांगबू सीसीटीवी ऑफिस में बैठकर ऑफिस में ब्योंग सू नाम का उसका
का एक कलीग उस ऑफिस के बॉस से जोंगबू के बिहेवियर के बारे में बात करते हुए कहता है कि जोंगबू काफी शांत और खामोश लड़का है, वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता। मुझे लगता है उसके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी है जिसके कारण वो किसी को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं उसका ख्याल रखूंगा। जिसके बाद बियोंग अपना दोस्ती का हाथ जोंगबू की तरफ बढ़ाता है और ऑफिस में वो जोंगबू के साथ ही बैठने लगता है और काम करते करते उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जोंगबू उसके सभी सवालों का जवाब अपना सर हिलाकर सिर्फ हाँ या ना में देता है। जोंगबू सीसीटीवी फुटेज देखकर सड़कों पर चलने वाले लोगों के स्केच बनाता है और यह अनुमान लगाता है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना समय लगता होगा। लेकिन उसकी इस स्केच को देखकर बियोंगसू को थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद बियोंगसू एक बार फिर से जोंगबू से सिर्फ बात करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है। इस सवाल को सुनते ही जोंगबू को अपने स्कूल टाइम की गर्लफ्रेंड बोंग सुमी की याद आने लगती है। जिसके बाद वो अगले दिन उससे मिलने उसके घर चला जाता है, जहाँ एक बार फिर से बोंग सुमी को दिखाया जाता है जो देखने में काफी सुंदर होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिससे बोंग सुमी उधार पैसे ली होती है। वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम अपने घर को बेचकर मेरे पैसे वापस कर दो। ये सब जोंगबू दूर से ही देख रहा होता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो पास में जाकर बोंग सुमी से बात कर सके। जोंगबू जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ शहर के सभी जगहों को कैमरे से देखा जा सकता था, इसलिए अगले दिन से ही वो बोंग सुमी को सीसीटीवी फुटेज में देखना शुरू कर देता है। वो ऑफिस में बैठे बैठे सीसीटीवी में बोंग सुमी को देखकर उसके डेली रूटीन को नोटिस करता है। तभी उसे पता चलता है कि बोंग सुमी हर रात एक कॉफी शॉप में जाकर सोडा पीती है। अब जोंगबू उसके रूटीन को फॉलो करने लगता है। वो देखता है कि बोंग सुमी जाते वक्त हर दिन एक सोफे को देखती है, जिसके बाद वो सोफे को खींचकर उसको ऑफिस के बगल में रख देता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि बोंग सुमी उस पर बैठकर कॉफी पी सके। और जब बोंग सुमी वहाँ आती है तो उसकी नजर उस सोफे पर पड़ती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और सोफे पर बैठकर उसके मजे लेती है। अगले दिन जोंगबू अपने सीसीटीवी की फुटेज को देख रहा होता है, तभी उसमें उसे बोंग सुमी दिखाई पड़ती है जो बारिश के कारण एक बस स्टॉप पर फंसी होती है। यह देखकर जोंगबू अपने दोस्त बियोंगसू के साथ बोंग सुमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। वो फिल्म की हीरो की तरह बारिश में छतरी खोलकर उसे भीगने से बचाता है, लेकिन बोंग सुमी को शायद ये पसंद नहीं आती और उसे बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जोंगबू अपने दोस्त बियोंगसू के साथ उस डॉक्टर के पास जाता है और लड़की को इम्प्रेस करने का तरीका पूछता है। इन दोनों की बातें सुनकर डॉक्टर उसे कहता है कि लड़कियों को फूल पसंद होते हैं, इसलिए उसे उस लड़की को फूल देना चाहिए। अगले दिन बोंग सुमी को म्यूजिकल ड्रामा में ऑडिशन देने जाना होता है, लेकिन उसे वहां पहुंचने में देर हो जाती है और वो वहां के मैनेजर को फोन लगाती है और ऑडिशन के लिए बीच सड़क पर ही गाना शुरू कर देती है। बोंग सुमी का गाना सुनकर सड़क पर चलने वाले लोग भी उसका गाना सुनते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि बोंग सुमी एक अच्छी सिंगर थी। जैसे ही उसका गाना खत्म होता है वैसे ही जोंगबू भी वहाँ पहुँच जाता है और उसकी ओर एक फूलों का गुलदस्ता बढ़ा देता है। लेकिन एक बार फिर से बोंग सुमी उसे टपोरी समझती है और उस पर भड़कते हुए कहती है कि उसे फूलों की नहीं बल्कि जहर की जरूरत है, क्या वो उसके लिए जहर ला सकता है। इतना कहकर बोंग सुमी वहाँ से जाने लगती है। तभी जोंगबू पीछे से उसका नाम लेकर उसे आवाज लगाता है। यह सुनकर बोंग सुमी हैरान हो जाती है और वापस मुड़कर उसके पास आती है तो जोंगबू उसे अपनी पूरी कहानी बताते हुए कहता है कि वो उसके बचपन का दोस्त है। तभी वो लड़की कहती है कि उसका नाम बोंग सुमी नहीं बल्कि उसका नाम येंग जेंगमी है। और इस बात को सुनकर जोंगबू और भी हैरान हो जाता है, क्योंकि अब तक वो एक गलत लड़की का पीछा कर रहा था, लेकिन इतने दिनों तक गलत लड़की का पीछा करते करते जोंगबू को उसी येंग जेंगमी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। इसलिए अब वो उसे खोना नहीं चाहता था। यो जेंगमी को जेंगबू की सच्चाई पता चलने के बाद लड़की को भी जेंगबू अच्छा लगने लगता है। यो जेंगमी शॉपिंग करके लौट रही होती है, तभी अचानक उसकी मुलाकात जेंगबू से होती है, जिसके बाद वो जेंगबू से अपने शॉपिंग बैग उठवाती है। और जब वो वहाँ से जाने लगता है तब यो जेंगमी पीछे से आवाज लगाकर पूछती है कि वो बोंग सुमी को क्यों ढूंढ रहा है। इस सवाल पर जेंगबू कहता है कि वो मेरी बचपन की दोस्त है और वो उसे बहुत प्यार करता है। इतना कहकर जेंगबू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जेंगबू अपने ऑफिस के सीसीटीवी मॉनिटर पर यो जेंगमी को फोन पर किसी से बात करते हुए देखता है। फोन करने वाला उसे बताता है कि उसका सिलेक्शन म्यूजिकल ड्रामा में हो गया है। ये सुनकर वो खुशी से उछलने लगती है और उसकी हरकत जेंगबू ऑफिस में बैठा बैठा अपनी सीसीटीवी मॉनिटर पर देख रहा होता है। उसी रात यो जेंगमी अपने म्यूजिकल ड्रामा में सिलेक्शन की खुशी मनाने एक रेस्टोरेंट में जाती है और देखती है कि जेंगबू बाहर खड़ा उसे देख रहा है। जिसके बाद यो जेंगमी जेंगबू को भी अपनी खुशी का हिस्सा बनाती है और उसे
अंदर बुला लेती है। थोड़ी देर बात करने के बाद यो जैंगमी उसे अपने गाने का स्क्रिप्ट दिखाती है और कुछ गाने की लाइन गाकर उसे सुनाती है। जैंगबू यो जैंगमी को कांग्रेचुलेट करता है और फिर वो डिसाइड करता है कि वो भी अपना सुपर पावर यो जैंगमी को दिखाएगा। इसके बाद रेस्टोरेंट के सभी लोग उस पर चम्मच फेंकते हैं, जिसे वो अपनी स्लो मोशन पावर का यूज करके सभी चम्मच को आसानी से कैच कर लेता है। फिल्म के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन जैंगबू यो जैंगमी के घर के बाहर चक्कर लगाते हुए अपने स्टेप काउंट करता है। ऐसा करते हुए उसका दोस्त ब्योंग-सू उसे सीसीटीवी मॉनिटर पर देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि जैंगबू रास्ते को याद करने की कोशिश कर रहा है। काम से लौटते समय यो जैंगमी देखती है कि जैंगबू उसका इंतजार कर रहा है, जिसके बाद यो जैंगमी और जैंगबू अपने घर की तरफ बढ़ते हुए एक दूसरे से अलग अलग टॉपिक पर बातें करने लगते हैं और बातों बातों में यो जैंगमी को पता चलता है कि जैंगबू सीसीटीवी सेंटर में काम करता है और वो वहां बैठे बैठे शहर में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे में किसी को भी देख सकता है। चलते चलते वो कॉफी शॉप आ जाता है, जहां यो जैंगमी अक्सर कॉफी पीने के लिए आया करती है। यहाँ यो जैंगमी जैंगबू से कहती है कि इस कॉफी शॉप का मालिक उसका क्रश है और वो उसे काफी पसंद करती है और इस कॉफी शॉप के मालिक के पास एक कार भी है, जिसके कारण वो मुझे और भी ज्यादा पसंद है। जैंगबू भी यो जैंगमी को इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए वो उसे कार में घुमाने का फैसला करता है। लेकिन जैंगबू एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था और उसके पास कार नहीं थी, इसलिए वो अपने ऑफिस में जाता है और वहाँ के लोगों से पूछता है कि क्या किसी के पास कार है, क्योंकि उसे थोड़ी देर के लिए एक कार भाड़े पर चाहिए। लेकिन उसके ऑफिस में काम करने वाले किसी के पास कार नहीं थी। अगले दिन जब यो जैंगमी रास्ते से लौट रही होती है, तभी वो आदमी यो जैंगमी को रास्ते में रोक लेता है, जिससे यो जैंगमी ने उधार लिए थे। यो जैंगमी को अकेला देखकर वो उस पर चिल्लाने लगता है, लेकिन उसी वक्त जंगबू और उसका दोस्त ब्योंग-सू वहां पहुंच जाते हैं और यो जैंगमी को बचा लेते हैं। और जब जंगबू वापस अपने ऑफिस आकर सीसीटीवी मॉनिटर देख रहा होता है, तब यो जैंगमी उसे कैमरे पर जोर से चिल्लाकर उसे थैंक्स बोलती है, क्योंकि यो जैंगमी ये जानती थी कि जंगबू उसे सीसीटीवी कैमरे पर मॉनिटर कर रहा है। उसी शाम ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं और इसी बीच जंगबू कार की बात निकाल देता है और यो जैंगमी से पूछता है कि अगर उसे कार मिल गई तो वो सबसे पहले क्या करेगी। यो जैंगमी कहती है कि वो रोज कार से समुद्र के किनारे घूमने जाया करेगी, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे हीरो जैंगबू के पास कार नहीं थी। लेकिन अभी भी जैंगबू यो जैंगमी को समुद्र का किनारा घुमाना चाहता था, इसलिए वो एक लोकल बस के ड्राइवर से दोस्ती करता है। जैंगबू ने उस बस के ड्राइवर को कई बार अकेले खेलते हुए देखा था। जैंगबू को ये बात पता थी कि बस ड्राइवर भी अपनी जिंदगी में अकेला है, इसलिए जैंगबू उस बस के ड्राइवर का अकेलापन दूर करने के लिए उसके साथ खेलने आता है और बातों ही बातों में उसे यो जैंगमी के बारे में बताता है और उसे हेल्प करने के लिए कहता है। उन दोनों की लव स्टोरी की बात सुनकर बस का ड्राइवर उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। अपने बस में जैंगबू उसके दोस्त ब्योंग-सू योंग जोंगमी को लेकर समुद्र के बीच की ओर जा रहे होते हैं। जंगबू की यह कोशिश यो जंगमी को काफी पसंद आती है और वो इससे इम्प्रेस हो जाती है। तभी अचानक इस बस को वहाँ की बॉर्डर पर खड़ी पुलिस रोक देती है, क्योंकि यह एक लोकल बस थी, इसलिए दूसरे राज्य में नहीं जा सकती थी। इस बात पर यो जंगमी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस पुलिस वाले से झगड़ा करने लगती है। ब्योंग-सू उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पुलिस पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता और बस को वहां से लौटना पड़ता है। फिल्म के अगले सीन में हमें फिर से कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां सीसीटीवी कंट्रोल रूम के बॉस को दिखाया जाता है, जो अपने ऑफिस के सभी स्टाफ से कहता है कि सभी लोग सीसीटीवी पर ध्यान से निगरानी रखें, क्योंकि शहर में लड़कियों की किडनैपिंग का केस काफी बढ़ता जा रहा है। उसी समय जंगबू सीसीटीवी मॉनिटर पर यो जंगमी को मॉनिटर कर रहा था। जंगबू देखता है कि यो जंगमी अचानक मॉनिटर से गायब हो जाती है। यह देखकर जंगबू काफी परेशान हो जाता है और डर जाता है और वो तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर उस जगह पर जाता है जहां यो जंगमी बैठी हुई थी। जब वो वहां जाकर देखता है तो यो जंगमी एक कोने से निकलकर उसके सामने आ जाती है। तब उसे समझ आता है कि यो जंगमी ने उसके साथ मजाक किया था। दरअसल यो जंगमी ये जानना चाहती थी कि अगर वो कभी किडनैप हो जाती है तो जंगबू उसे बचाने आएगा या नहीं। लेकिन जंगबू के इस बात से यो जंगमी और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो उसका चश्मा उतार कर उसे पहली बार किस करती है। इसके बाद जंगबू उसे घर छोड़ देता है। यो जंगमी उसे अपने घर के अंदर आने को कहती है, लेकिन यो जंगमी की नजर जब अपने घर के अंदर पड़ती है तो देखती है कि यो जंगमी ने जिस कर्जदार से पैसे लिए थे वो आदमी पहले से ही घर के अंदर है। जब यो जंगमी अपने घर की हालत देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन लोगों ने यो जंगमी के घर का पूरा सामान बिखेर दिया था। इसी बीच कर्जदार और उसके लोग
यो जोंगमी को पैसा लौटाने की धमकी देते हैं। यो जोंगमी की आवाज सुनकर जोंगबू वहां आ जाता है, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो वहीं गिर पड़ता है। थोड़ी देर बाद कर्जदार धमकी देकर वापस चले जाते हैं और थोड़ी देर में जोंगबू को भी होश आ जाता है, जिसके बाद दोनों बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं और घर में बिखरे सामान को फिर से अपनी सही जगह पर रखने लगते हैं। तभी जोंगबू को यो जोंगमी के कुछ ड्राइंग मिलते हैं जो कि उसने बचपन में अपनी बचपन वाली दोस्त बोंग सुमी के लिए बनाई थी। तब यो जोंगमी उसे बताती है कि उसने अपना नाम जानबूझकर चेंज किया था ताकि वो नहीं चाहती थी कि जोंगबू उसे बचपन वाले रूप में पसंद करे। जोंगबू उसकी बातें सुनकर खामोश हो जाता है और यो जोंगमी अपने बचपन के पेंटिंग को देखने लगती है। अगले दिन जोंगबू डॉक्टर के पास जाता है और उससे आंखों के आगे अंधेरा छाने वाली बात कहता है। दरअसल जोंगबू की आंखें धुंधली होने लगी थी, जिसमें डॉक्टर बताता है कि उसकी आंखों की बीमारी अब और भी बढ़ने लगी है, जिसके कारण उसकी आंखें बहुत ही जल्दी खराब हो जाएंगी। जोंगबू भी इस बात को जानता था कि वो कुछ दिनों के बाद कुछ भी नहीं देख सकता है, इसलिए वो जहाँ भी जाता था वो अपने पैरों के स्टेप को काउंट कर लेता था ताकि जब उसकी आंखें देख ना सके तब भी वो शहर के रास्तों पर घूम सके। अब यो जोंगमी और जोंगबू दोनों के जीवन में अपनी अपनी परेशानियां थी। एक तरफ यो जोंगमी अपने कर्जदार से परेशान थी तो दूसरी तरफ जोंगबू अपनी आंखों को लेकर काफी टेंशन में था। कुछ समय तक पैसों का इंतजाम न होने के बाद यो जोंगमी अपना घर बेचकर उस कर्जदार को उसके पूरे पैसे लौटा देती है। घर बिकने के बाद अब यो जोंगमी के पास रहने की कोई जगह नहीं होती है। जोंगबू यो जोंगमी को उसके सामान के साथ रास्ते के किनारे देखता है। यो जोंगमी उस सीसीटीवी फुटेज में एक दुकानदार से बात कर रही होती है। तभी अचानक सीसीटीवी सेंटर में काम करने वाला एक आदमी एक कार को उस एरिया में चक्कर लगाते हुए देखता है और वो उस कार की नंबर प्लेट को भी देखता है। कार का नंबर देखने के बाद रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो कार एक भागे हुए किडनैपर की थी। वो जल्दी से अपने बॉस को इस बारे में इन्फॉर्म करता है। सीसीटीवी सेंटर का बॉस जल्दी से इसकी खबर पुलिस को देता है, लेकिन तभी वो कार सबकी नजरों से गायब हो जाता है। और जब जोंगबू यो जोंगमी के सीसीटीवी फुटेज पर नजर डालता है तो यो जोंगमी सीसीटीवी फुटेज से गायब हो जाती है। सीसीटीवी के किसी भी फोटोज में यो जोंगमी को ना देखकर जोंगबू डर जाता है और वो उसे ढूंढने के लिए एक साइकिल लेकर निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी आंखें पूरी तरह से खराब हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो वहीं गिर जाता है और उसे बुरी तरह से चोट लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीसीटीवी सेंटर में बैठा उसका दोस्त ब्योंगसू उसे देख रहा होता है और उसकी मदद करने के लिए वहां पहुंच जाता है। वही फिल्म के दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी यो जोंगमी के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो आदमी यो जोंगमी को कहीं लेकर जाता उससे पहले ही जोंगबू उनकी तरफ दौड़ते हुए जाने लगता है, जिसके बाद वो किडनैपर वहां से भाग जाता है और एक बार फिर से जोंगबू एक कार की चपेट में आने से बच जाता है। तभी यहाँ पुलिस आती है और यो जोंगमी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है और यहाँ रास्ते में जोंगबू अकेला ही पड़ा होता है। तभी उसका दोस्त ब्योंगसू उसके पास आता है और जोंगबू का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है। तभी जोंगबू अपनी आंखें खराब हो जाने के कारण जोर जोर से रोने लगता है। फिल्म का अगला सीन कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जिसमें यो जोंगमी अपने लाइफ में बिजी हो जाती है और वो जोंगबू से कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करती है, लेकिन उसे जब भी जोंगबू की याद आती है तो वो उसी सीसीटीवी कैमरे में हाथ हिलाकर एक इशारा करती है। समय बीतता है और कुछ दिन बाद जोंगबू उसी कॉफी शॉप में नजर आता है जहां यो जोंगमी हमेशा कॉफी पीने जाया करती थी। यो जोंगमी जोंगबू को कॉफी शॉप में देखकर काफी खुश हो जाती है और उसे देखकर अपना हाथ हिलाती है, लेकिन जोंगबू कोई रिप्लाई नहीं देता और कॉफी शॉप से बाहर जाने के लिए अपनी स्टिक निकालता है और वहां से जाने लगता है। इसका मतलब ये था कि अब जोंगबू अंधा हो चुका था और अब वो कुछ भी नहीं देख सकता था। यो जोंगमी जब जोंगबू को इस हाल में देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जोंगबू का पीछा करती है और फाइनली वो जोंगबू का पीछा करते करते उस जगह पर पहुंच जाती है जहां आर्ट गैलरी की एग्जीबिशन लगी होती है। अंदर जाने पर उसे चारों तरफ उसी की पेंटिंग लगे होते हैं जिसे जोंगबू ने बनाया होता है। फिल्म के अगले सीन में बैकग्राउंड आवाज में ये कहते हुए दिखाया जाता है कि भले ही जोंगबू अपनी आंखों से कुछ नहीं देख सकता, लेकिन अभी भी यो जोंगमी उसे पूरी तरह से याद है। अगले दिन यो जोंगमी फिर से उसका पीछा करती है और वो उसके सामने आ जाता है। तभी जोंगबू उससे पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहती है। इस पर यो जोंगमी समझ जाती है कि जोंगबू अभी भी उसे महसूस कर सकता है। इस बात पर यो जोंगमी रोते हुए जोंगबू के पास जाकर उसे गले लगा लेती है और इसके साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। 2014 में बनी स्लो वीडियो नाम की ये फिल्म एक साउथ कोरियन फिल्म थी जिसकी कहानी किम योंग तक द्वारा लिखी गई थी और उन्होंने ही इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।